कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में हो रहा है। और कुंभ मेला के बारे में आपने टीवी में, होर्डिंग्स में या फिर न्यूज़ चैनल में तो देख लिए होंगे। तो इस बार जो कुंभ मेला हो रहा है वो अपने आप में ही अलग है, क्योंकि ये जो कुंभ मेला हो रहा है वो 144 साल के बाद हो रहा है। यानी कि अगले बार जो कुंभ मेला होगा वो 144 साल के बाद होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि ये जो कुंभ मेला है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। और ये जो कुंभ मेला है वो इतना ज़्यादा फेमस है कि ये जो कुंभ मेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर करोड़ों लोग देश के अंदर से या फिर देश के बाहर से भी आते हैं। 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था, जिसमें करीब 25 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। और ये कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक तीर्थ पर्व है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक की ओर जाने वाला एक रास्ता है। और इस बार जो महाकुंभ मेला हो रहा है इसमें आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी ऊपर जाने वाला है। करीब 45 दिन के लिए यूपी की जो गवर्नमेंट है वो 5500 करोड़ जो बजट है इसमें खर्चा होने के लिए रखा है। और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि करीब 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ मेला में आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से तो ये जो कुंभ मेला है इसका हिस्ट्री क्या है, और इसके साथ साथ इतने बड़े जो महाकुंभ मेला चल रहा है उसको मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। तो देखो, जब हम कुंभ मेला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जो लेखा है वो कहीं पे नहीं है, ना कि वेदों पे है या फिर पुराणों में है। लेकिन इसके बारे में जो ज़्यादातर जानने को मिलता है वो पुराणों से ही मिलता है। और हम ऐसे कुछ प्रमुख कहानियों को जानेंगे जो कि इस कुंभ मेला के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले आता है समुद्र मंथन के बारे में। तो समुद्र मंथन से जब अमृत की कलश मिलता है, दैत्य और देवताओं के बीच में संग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। और उनके बीच में ये जो झगड़ा होता है वो अमृत कौन लेगा उस चीज़ को लेकर होता है। जब ये झगड़ा चलता है तब उसी टाइम पे क्या होता है कि उस कलश से 4 बूंदे जो होता है अमृत की 4 जगहों पर गिर जाता है, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक। और उसी वजह से इन चारों जगह पर ये जो कुंभ मेला होता है वो मनाया जाता है। और ये जो कथा है वो स्कंद पुराण से मिलता है, लेकिन ये जो स्कंद पुराण होता है जो कि अभी अवेलेबल है उसमें इसका जो कथा है वो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। और ये पता नहीं सच में लिखा है या फिर नहीं लिखा है, या फिर ये सुनी हुई बातें जो एक के बाद एक को ट्रांसफर हुआ है। और इसके बाद और एक भी कारण बताया जाता है जो कि गरुड़ जी से मिलता है। होता यह चीज़ है कि गरुड़ जी से जो भगवान विष्णु जी होते हैं वो अमृत लाने के लिए बोलते हैं। तो लाने के टाइम पे क्या होता है कि ये जो गरुड़ जी होते हैं वो 4 जगह पर विश्राम लेते हैं, और इसी वजह से ये जो कुंभ मेला होता है उन चारों जगह पर मनाया जाता है। और ये जो लेखा है वो कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। और इसके बाद और एक भी रीज़न बताया जाता है, और वो भी गरुड़ जी से मिलता है। तो होता क्या चीज़ है कि जो गरुड़ जी के जो माता रहते हैं वो नाग की जो माता रहते हैं उनके पास दासी बनकर रहते हैं। तो गरुड़ जी उनकी माता को वहाँ से छुड़ाने के लिए उनको देवलोक से जो अमृत होता है उसको चुरा कर लाना होता है। और अमृत लाने के टाइम पे क्या होता है कि जो इंद्र जी रहते हैं वो गरुड़ के ऊपर अटैक करते हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है कि ये जो अमृत रहता है कलश से 4 जगहों पर गिर जाता है। और इसकी वजह से इन चारों जगह पर ये जो कुंभ मेला होता है वो मनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में भी कोई भी पुराण में लिखा नहीं हुआ है। तो समुद्र मंथन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि ये जो संग्राम रहता है देवता और असुरों के बीच में, तो ये करीब 12 दिन तक चलता है। चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जो रहते हैं वो ये जो कलश रहता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें हैं, पहले होता है 12 दिन, जो कि 12 दिन का मतलब होता है हमारा 12 वर्ष। जो देवताओं की जो एक दिन होता है वो हमारे 1 वर्ष के साथ समान होता है। इसीलिए ये जो कुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार होता है। और इसके अलावा जो चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति रहते हैं उनकी जो पोजीशन रहता है वो डिसाइड करता है कि कब और कहाँ ये जो कुंभ मेला होगा, ये डिसाइड करते हैं। पहले ये होता है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूरज जो है मेष राशि में रहते हैं तो ये जो कुंभ मेला होता है वो हरिद्वार में मनाया जाता है। और इसी प्रकार जब बृहस्पति मेष राशि में जाते हैं और इसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में रहते हैं, तब ये जो कुंभ मेला होता है वो प्रयागराज में होता है। जब बृहस्पति और सूरज सिंह राशि में जाते हैं तब ये जो कुंभ मेला होता है वो नासिक में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूरज मेष राशि में जाते हैं तब ये जो कुंभ मेला होता है वो उज्जैन में मनाया जाता है। और ये जितने भी सारी चीज़ें होता है वो 12 साल में एक बार होता है, क्योंकि बृहस्पति के जो सूरज के चारों ओर घूमने के लिए एक ही बार 12 साल लगता है। और इसके अलावा प्रयागराज और हरिद्वार में अर्धकुंभ भी होता है जो कि करीब 6 साल में एक बार होता है।
तो ये तो थी पौराणिक बातें। तो थोड़ा अभी ये जान लेते हैं कि इस बार जो इतने बड़े जो महाकुंभ मेला हो रहा है, जहाँ पर इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो उस चीज़ को मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। तो मोदी जी ने रिसेंटली क्या किया है कि 5500 करोड़ रुपया जो है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज़ के लिए उद्घाटन किए हैं। और 2019 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें करीब 25 करोड़ लोग आए थे, जबकि इस बार ये एस्टिमेट लगाया गया है कि करीब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। और पिछले बार यानी कि 2019 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें जो टेंट हाउस बनाया गया था, इस बार उससे ज़्यादा भी बनाया गया है, जो कि करीब 1,60,000 कुछ ऐसे टेंट सिटी में टेंट हाउस बनाया गया है। पिछले बार 300 किलोमीटर की जो टेम्पोररी जो रोड बनाई गई थी, जबकि इस बार 400 किलोमीटर की बनाई गई है। और यात्रियों के लिए पानी से लेकर टॉयलेट तक सारी सुविधाएं बनाई गई है। और इसके अलावा यात्रियों को इस महाकुंभ मेला में आने के लिए करीब रोडवेज में 7,000 बस को लगाया भी गया है। और इसके अलावा 550 जो शटल बस है उसको भी लगाई गई है। और इसके अलावा करीब 13,000 जो ट्रेन है वो यात्रियों को लाने के लिए चलने वाला है। और इतनी बड़ी मैनेजमेंट कैसे की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो लोग इस काम को एक काम के तौर पर नहीं लिए हैं, बल्कि एक सेवा के तौर पर लिए हुए हैं। और यहाँ पर अस्थायी जो हॉस्पिटल है उसको भी बनाई गई है, जहाँ पर क्या होगा कि 45 दिनों में करीब 5 लाख जो मोतियाबिंदु की ऑपरेशन भी होने वाला है। यूपी सरकार की तरफ से 2022-23 में करीब 621 करोड़, 2023 में 2500 करोड़ और रिसेंटली 2500 करोड़ यानी कि टोटल 5600 करोड़ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस कुंभ मेला के लिए दिया गया है। 2013 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें करीब 12,000 करोड़ की इनकम हुई थी, जबकि इस बार ये अनुमान लगाया गया है करीब 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के बीच में इस बार जो इनकम है वो यूपी गवर्नमेंट की होने वाली है। और ये सब इस बार जीएसटी की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा जो लोग प्रयागराज में आएंगे तो वो लोग आसपास में जो जगह है, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर और इसके अलावा वृंदावन और काशी में भी लोग जाएंगे, तो वहां पर भी ऐसे इनकम इस बार होने वाला है। देखो, कमाई सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होगी, बल्कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, चाहे वो पानीपुरी वाला से लेकर भेलपुरी वाला तक क्यों ना हो, वो सब इस बार कमाने वाला है। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा वाला है वहां से लेकर बस मालिक तक सब इस बार कमाने वाले हैं। तो इतने सारी चीज़ें जानने के बाद एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो कुंभ मेला होता है उसमें होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सही स्नान होता है और इसके अलावा गंगा आरती भी होती है और इसके अलावा यज्ञ भी होती है और जो पिंडदान होता है वो भी होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे साधुओं भी यहाँ पर आते हैं और कथा और कीर्तन भी साथ में होता है। और इसके अलावा यूनेस्को ने जो कुंभ मेला है उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के तौर पर भी पहचाना है। देखो, इस बार जो ये महाकुंभ मेला हो रहा है वो 144 साल में एक बार होता है, जिसकी वजह से ये एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज भी बन जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो साधुएं होते हैं वो लोग भी आने वाले हैं और रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो लोग भी आने वाले हैं। हम सबको यही लगता है कि जो कुंभ मेला है इसमें जाएंगे और गंगा नदी में स्नान करने के बाद हमारे जो पाप है वो सब धो जाएंगे, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। कुंभ मेला जो होता है वो इससे भी बड़ी चीज़ होता है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि बहुत सारे अखाड़े आते हैं, तो असल में ये जो अखाड़े होता है वो होता क्या चीज़ है। तो देखो, जो ये साधु संत रहते हैं वो लोग 12 वर्ष तक कहीं पे भी रहे वो लोग वहाँ पर साधना करते हैं और तपस्या करते हैं। और जैसे ही 12 वर्ष होता है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि यदि कुछ नया वो लोग सीखे हैं या फिर कुछ नया हुआ है तो इस चीज़ को वो लोग बातें करते हैं और इस चीज़ को वो ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके साथ साथ कल्पवास भी किया जाता है। और ये जो कल्पवास होता है वो ये होता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे त्याग दिया जाता है, सिर्फ खाना ही खाना पड़ता है और इसके साथ साथ ज़मीन में सोना पड़ता है। तो ये जो अखाड़ा वार्ड होता है, तो आपको ये सुनने के बाद यही लगता होगा ये जो व्यायाम जहाँ पे करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे साधुओं के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। असल में ये जो अखाड़ा होता है उनके अलग अलग संप्रदाय होते हैं, जिसमें आज के टाइम पे टोटल 13 ऐसे जो अखाड़े होते हैं, जिसमें से पहले जो 7 अखाड़े होते हैं वो सन्यासियों की हैं और अगले जो 3 अखाड़े होते हैं वो वैष्णव अखाड़े हैं और बाकी की जो अखाड़े बच गए वो उदासीन अखाड़े होते हैं। और ये जो अखाड़े होते हैं इनके अलग अलग परंपरा भी होते हैं और इनके इष्ट देवता जो होते हैं वो भी होते हैं।